हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल अपनी क्लास में पढ़ेंगे। अ टाइमली जेस्चर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है जीएसटी पे। ऐसे आर्टिकल पढ़ने में मुश्किल भी होते हैं और थोड़े से बोरिंग भी होते हैं, लेकिन अपने क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कहानी की तरह, स्टोरी की तरह, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए आसानी से और चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग भी लगें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिक इकोनॉमी का आर्टिकल है एक। आज का क्विज दिखा रहा हूँ आपको। 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस क्लास में जो भी सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, कोशिश करना 4 में से 4 आपको मार्क्स मिले। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ टाइमली जेस्चर। देखिए, जेस्चर का मतलब होता है इशारा, इंडिकेशन, और टाइमली का मतलब होता है जो सही टाइम पे सही वक्त पे आया हो। कह रहा है सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इशारा आया है, बहुत ही वक्त पे आया है, टाइम के हिसाब से आया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार ने मौके पे चौका मारा है। बात आ गई समझ में। टाइम एक नाउन है, एलवाई लगा के इसको एडजेक्टिव बनाया गया है, वक्त पे आने वाला टाइमली है। जेस्चर का मतलब होता है मूव, सिग्नल या एक्सप्रेशन, कोई इशारा। चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। सरकार का क्या जेस्चर है जी। कह रहा है ट्रांसफरिंग मोर टैक्स डिवोल्यूशंस टू स्टेट्स अर्ली इन द ईयर इज अ प्रूडेंट मूव। कह रहे ट्रांसफर करने का जो काम है, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है, इसको बोलेंगे जेरंट। ये एक काम को बता रही है। कह रहा है जो ट्रांसफर कर देने का काम है, और किसको, और ज़्यादा टैक्स की डिवोल्यूशंस को। डिवोल्यूशंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। 100 रुपये आपने मान लो टैक्स पे किया किसी चीज़ पे, उसमें से 70 सेंटर के पास गए, 30 स्टेट के पास गए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिवोल्यूशन। कह रहे ट्रांसफ़र कर देना टैक्स के डिवोल्यूशन को, टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, और किन को, स्टेट्स को। स्टेट्स का हिस्सा उनको उनके टाइम पे दे देना। और कब, अर्ली इन द ईयर, ईयर की शुरुआत में ही, साल की बिगनिंग में ही। कह रहा है ये जो काम है ना अपने आप में, ये ट्रांसफरिंग का काम, ये एक बहुत प्रूडेंट सी मूव है, ये एक बहुत बुद्धिमानी भरी, समझदारी भरी भरी जो है हरकत है। आई बात समझ में। स्टेट्स का पैसा है, उनको देना है, डिवोल्यूशन उनके ही नाम है, शुरू में ही दे दिया आपने साल के, तो इससे स्टेट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मूव जो आपने की है, इनको वक्त पे पैसा दे करके, इसमें बहुत समझदारी छुपी है। तो इस तरह से सेंटेंस बना है। ट्रांसफरिंग सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, हमेशा याद रखें। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बनेगी, वर्ब कैसी होगी सर, वर्ब होगी सिंगुलर। डिवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये बना है डी प्लस में इवोल्यूशन से। 100 रुपया टैक्स था, उसको इवोल्यूशन करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन डिवोल्यूशन करेंगे तो वो कम होगा। 50 सेंटर में बढ़ जाएंगे, 50 स्टेट में चले जाएंगे, है ना। प्रोसेस ऑफ समथिंग गेटिंग स्प्लिट इन स्मॉल पार्ट्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोर्शंस इज कॉल्ड डिवोल्यूशन। समझ में आ रही है चीज़ें। चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना छोटे छोटे पार्ट्स में कहलाता है डिवोल्यूशन करना। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी भरा, जिसमें बहुत केयरफुलनेस हो। इसको कॉशियस, केयरफुल या सर्कमस्पेक्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड अभी डिटेल में आगे देखेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। आज वोकैब बहुत सारी है ना, अच्छी भर भर के वोकैब है। और उसी के साथ में देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में, और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का। कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास का। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स अपने पास है, सारे पुराने हैं। आज एक भी नया वर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ, पुराने इतने सारे हो गए। सरकमस्पेक्ट पहला वर्ड है। अब देखो, स्पेक्ट मतलब देखना, सरगम मतलब चारों तरफ। जो आदमी चारों तरफ बार बार देखे, वो आदमी कैसा होगा, चौकन्ना होगा, केयरफुल होगा, कॉशियस होगा, वही सरकमस्पेक्ट होगा। सरकमस्पेक्ट का मीनिंग है विजिलेंट, वेरी, प्रूडेंट या मेटिकुलस। केयरफुल और कॉशियस, हर तरफ देखने वाला, चौकन्ना रहने वाला। लिटिल किड्स शुड बी सर्कमस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स।
छोटे बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए जब वो डील विद कर रहे हो, जब वो बातचीत कर रहे हो, निपट रहे हो, इंगेज कर रहे हो किसी से जो है अनजान के साथ में, स्ट्रेंजर्स के साथ में। सर्कमस्पेक्ट समझ गए ना? तो इसका एक सिनोनिम, सर्कमस्पेक्ट जो वर्ड है आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, है ना। इसका एक सिनोनिम है प्रूडेंट, ये भी आर्टिकल में आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है जो ज़रूरी हो जिस वक्त पे और व्यवहारिक हो, प्रैग्मेटिक हो, सूटेबल हो। जैसे आपने एक झूठ बोल दिया और ये झूठ कैसा था, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन 10 लोगों की जान बच गई, बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो ये जो झूठ है ना, ये झूठ नहीं है, एक्चुअल में ये एक व्यवहारिक सी हरकत है, प्रैग्मेटिक या एक्सपीडियंट मूव है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है झूठ, मतलब जो है प्रैग्मेटिक या एक्सपीडियंट का मीनिंग। अब ये एक्सपीडियंट वर्ड है, इसका सिनोनिम है प्रैग्मेटिक, ये आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। अ माइजर वुड नॉट स्पेंड मनी इवन व्हेन इट इज़ एक्सपीडियंट टू स्पेंड। एक माइजर जो है, एक कंजूस जो है, स्टिंजी जो है, कभी भी पैसे नहीं खर्चेगा, यहाँ तक कि जब, इवन व्हेन, ये बड़ा एक्सपीडियंट हो, बड़ा प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो पैसे खर्चना। 10 किलोमीटर जाना है, बस का किराया नहीं दूंगा, पैदल चल के जाऊंगा। तो व्यवहारिक जगह पे भी कंजूस लोग पैसा नहीं लगाते हैं। ऐसे आप इस वर्ड को डेली रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एक्सपीडियंट को। अब ये आपको डिटेल में इसलिए करवाया है क्योंकि एक्सपीडियंट वर्ड आपने देख लिया, एक और वर्ड है एक्सपेडाइट। इसका मतलब होता है, ये वर्ब है, किसी चीज़ की रफ्तार को तेज़ करना। जैसे एक्सपेडाइट योर स्पीड, अपनी रफ्तार को तेज़ करो। किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ाना कहलाता है एक्सपेडाइट, एक वर्ब है। तो एक्सपेडाइट को एक्सपीडियंट नाम के एडजेक्टिव से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, स्पेलिंग भी देख लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड है कैटालिस्ट। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन में, तो कैटालिस्ट आप जानते होंगे। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, जो स्टिमुलेंट होते हैं, इम्पेटस देते हैं या मोटिवेटर होते हैं। समझ में आ रही है बात? अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू वर्कर्स एक्टेड एज कैटालिस्ट टू द स्ट्राइक। जो डिले आया था, जो देरी आई थी, और देरी थी प्रोवाइड करने का, वेजेस को देने का, मजदूरी को, और मजदूरी किनको, टू द वर्कर्स, वर्कर्स को। कह रहा है इस देरी ने ना काम किया, एक्ट किया। और कैसे एक्ट किया? एक मोटिवेटर, कैटलिस्ट या इम्पेटस के तौर पे स्ट्राइक के लिए, इस हड़ताल के लिए। इस देरी की वजह से स्ट्राइक जो है और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो ये वर्ड आप आज आर्टिकल में देखेंगे, इम्पेटस कैटलिस्ट का सिनोनिम है। फिर एक वर्ड है एक्सचेकर, बड़ा आसान सा वर्ड है, इसका मतलब होता है सरकारी खजाना। सरकारी खजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सचेकर। इसको कॉफर्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी भी बोलते हैं। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कॉस्ट द एक्सचेकर 50,000 करोड़ रुपी। ये जो सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज आया है, राहत पैकेज आया है, नया वाला लेटेस्ट, ये कॉस्ट करेगा, ये कीमत रखेगा एक्सचेकर पे, सरकारी खजाने पे 50,000 करोड़ रुपयों की। इस तरीके से वर्ड आपको यूज़ करना है एक्सचेकर को। फिर एक वर्ड है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट। अब देखो ट्रैक्शन बड़ा अजीब सा वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग होता है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो होता है जो आपको रोके, लेकिन सपोर्ट तो इसका उल्टी बात है। लेकिन ये ट्रैक्शन का मीनिंग फ्रिक्शन ही होता है। अब देखो ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये वो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से गाड़ी का टायर आगे बढ़ता है। अगर गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो वो टायर वहीं फिसलता रहेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो फ्रिक्शन इस टायर को चलने से रोकता है ना, उसी फ्रिक्शन की वजह से टायर चलता भी है। आई ना बात समझ में? तो गेन ट्रैक्शन नाम का एक फ्रेज बनाया हुआ है इंग्लिश में। अगर आपके पहिए ने ट्रैक्शन को गेन किया तो पहिया आगे बढ़ेगा, और ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को गेन ट्रैक्शन हो जाए तो उस चीज़ को सपोर्ट मिलने लगेगा। तो ये फ्रेज ऐसे बनेगा, गेन ट्रैक्शन, ठीक है। द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज स्टिल नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द रूरल इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो आइडिया है अभी भी ट्रैक्शन को गेन नहीं कर रहा है, सपोर्ट को नहीं ले पा रहा है भारत के गाँवों में, रूरल इंडियाज़ के अंदर। लास्ट वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है आपकी खुद की समझ, जजमेंट, विजडम या प्रूडेंस। बेल इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बेल जो है, जमानत जो है, दी जाती है कोर्ट की समझदारी के हिसाब से। कोर्ट को लगा तो बेल मिल जाएगी, नहीं लगा तो नहीं मिलेगी। कोर्ट का पूरा डिस्क्रिशन है, पूरी जजमेंट इस चीज़ में लगती है। तो डिस्क्रिशन नाम के वर्ड का एडजेक्टिव है डिस्क्रिशनरी, आपकी मन मर्जी वाला, आपकी समझदारी से हुआ काम कहलाता है डिस्क्रिशनरी। इसको आर्टिकल में देखेंगे। चलिए डिटेल में करवा दिए हैं, 5-6 वर्ड्स हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, इसकी एक समरी ले लें ताकि आपको पता लगे। देखो आपने जीएसटी के बारे में तो सुना ही है। जीएसटी में आपने सुना होगा एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी, है ना। इसके कई सारे पोर्शन होते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लो, 100 रुपये का अगर आप जीएसटी देते हो तो 50 रुपये जाते हैं सेंटर के पास और 50 रुपये जाते हैं स्टेट्स के पास। समझ में आ गई बात?
टैक्स लगा 100 रुपये, 50 रुपये सेंटर, 50 रुपये स्टेट। लेकिन ये जो स्टेट के 50 रुपये है ना, ये स्टेट को मिलते हैं बहुत बाद में जाकर के। 100 रुपये पहले पूरे सेंटर के पास जाएंगे और सेंटर उनकी डिवोल्यूशन जो है स्टेट को आगे ट्रांसफ़र करेगा। अब हमारी स्टेट्स और सेंटर का आपस में झगड़ा चलता है हमेशा से। स्टेट्स बोलती हैं हमारा हिस्सा हमें हाथ की हाथ दे दो, अगस्त में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सितंबर अक्टूबर में हमारा पैसा हमें थमा दो। लेकिन सेंटर क्या करता है, नेक्स्ट ईयर तक उनका पैसा रोके रखता है। इसकी वजह से इनके बीच में झगड़ा चलता है। लेकिन इस साल जीएसटी की बम्पर जो हमारे पास रेवेन्यू आया है, उसको देखते हुए सेंटर ने स्टेट्स का हिस्सा उनको शुरुआत में ही दे दिया है साल की। और हिस्सा तो दिया ही दिया, थोड़ा पैसा एडिशनल भी दे दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इससे दोनों का झगड़ा बहुत कम होगा। अगर उनको उनका हक वक्त पे मिल जाएगा स्टेट्स का, तो ये एक प्रूडेंट मूव है सेंटर की तरफ से, और ओवरऑल दोनों के रिश्ते आपस में अच्छे बने रहेंगे। बस आज इसकी यही समरी है। वेलकमिंग टोन आज की वेलकम कर रहा है जो भी सेंटर ने किया है। अब देखो, मैंने आपको आसान भाषा में टोन बता दी है, अब इसको अपने आर्टिकल में समझने वाले हैं। कह रहा है द सेंटर्स मूव टू ट्रांसफर अ लार्ज चंक ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन ड्यूज। कह रहा है जो सेंटर का मूव है, जो हरकत है, कौन सा हरकत, ट्रांसफ़र कर देने का, दे देने का। और किसको, एक लार्ज चंक को, एक बड़े से पार्ट को या हिस्से को। चंक का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट। कह रहा है सेंटर का जो हरकत है ट्रांसफ़र कर देने का, दे देने का, एक बहुत सी बड़े से हिस्से को, जो है टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यू का। डिवोल्यूशन समझ गए ना, 50 रुपये सेंटर के, 50 रुपये स्टेट के, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही डिवोल्यूशन है। तो टैक्स की जो डिवोल्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो ड्यूज़ है, जो बकाया है, और किसका, स्टेट्स का, स्टेट्स सारे के सारे राज्यों का। कह रहा है ये जो सेंटर का मूव है ना, दे देने का, और कैसे, एक ही बार में, इन वन गो। और ये कब आया मूव, ये आया है वेंसडे को, इस बुधवार को। कह रहा है ये मूव जो है ना, ये मूव जो है इज़ अ प्रैग्मेटिक स्टेप। ये अपने आप में एक बड़ा व्यवहारिक सा कदम है, प्रैग्मेटिक स्टेप है। और कौन सा स्टेप है जी ये, कह रहा है दैट विल नॉट ओनली लेंड इम्पेटस टू फ्रेश कैपिटल स्पेंडिंग ऑन द ग्राउंड बट ऑल्सो टेम्परेली सूद टेम्पर्स अमिड अ फ्रेश राउंड ऑफ अनीस। कह रहे ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा प्रैग्मेटिक कदम है जो ना महज नॉट ओनली लेंड करेगा इम्पेटस को। इम्पेडेंस मतलब मोटिवेटर, कैटालिस्ट, याद है ना, स्टिमुलेटर। ये देगा, लैंड करेगा ना केवल एक बढ़ावे को, एनकरेजमेंट को, स्टिमुलेशन को, जो है नई यानी कि फ्रेश यानी कि ताज़ा कैपिटल की स्पेंडिंग का। कैपिटल स्पेंडिंग मतलब सरकार जो खर्चा करती है सड़क, ब्रिज, हाईवे बनाने में। और कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, वास्तव में धरातल पे, ग्राउंड पे, ज़मीनी हकीकत पे। तो ये ना केवल इस इम्पेडस को देगा, बल्कि ये क्या क्या करेगा, बट ऑल्सो, साथ ही साथ ये भी करने वाला है, ये टेम्परेरी तौर पे सूद करेगा, आराम बनाएगा, आराम से बनाएगा, जो है स्मूथ बनाएगा। और किसको, टेम्पर्स को, मिजाज को, और किसके बीच में, बीचों बीच, अमिड अ फ्रेश राउंड ऑफ अनईज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। एक नए राउंड के बीचों बीच, एक नए चरण या फेज के बीचों बीच जो आ रहा है अनईजीनेस का या अनईज का, बेचैनी का, स्टेट और सेंटर्स के बीच में। देख लो एक सेंटेंस में कितनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। बस आपको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना होता है, कहानी आपके दिमाग में बैठने लगती है। अब एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ क्या हुआ था। कह रहे एक मूव आया सेंटर का, जो है दे देने का, एक बहुत ही बड़े हिस्से को, टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यू का, बकाये का, जो स्टेट्स की तरफ जाना था। और ये सारा का सारा बकाया जाएगा वन गो में, एक साथ, टुगेदर। कह रहे ये जो मूव है ना सेंटर का, बड़ा अच्छा सा मूव, और जो बुधवार को आया है, ये मूव एक बहुत ही व्यवहारिक सा कदम है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और ये वो कदम है जो दो काम करेगा। पहला काम, ये ना केवल थोड़ा सा स्टिमुलेट देगा, थोड़ा सा इंकरेजमेंट देगा, एम्पेटस देगा नई कैपिटल की स्पेंडिंग को स्टेट्स के द्वारा ऑन द ग्राउंड। स्टेट्स को पैसे मिलेंगे, वो हाईवे, ब्रिज बनाएंगे, इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कैपिटल स्पेंडिंग जो है और तेज़ी से होने वाली है। बल्कि साथ ही साथ ये टेम्परेरी तौर पे आसान बनाएगा, सूद बनाएगा, मंदा बनाएगा टेम्परेचर को, मिजाज को। और मिजाज किस बीच में है, एक फ्रेश राउंड या फेज के बीच में है, जो है बेचैनी का, अनईजीनेस का या झगड़े का, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो झगड़ा भी अब टेम्परेरी तौर पे रुक जाने वाला है, इतना पैसा देख के स्टेट्स लड़ाई नहीं करेंगी। समझ गए। मूव की वर्ब है इज, दैट आया है स्टेप के लिए, दैट की वर्ब है विल, लैंड, और विल सूद। विल को दूसरी बार नहीं लिखा गया है। प्रैग्मेटिक आप जानते हैं, जो एक्सपीडियंट हो, व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल हो। समझते हो ना इस वर्ड को। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, गुस्से वाला मिजाज, उसको बोलते हैं टेम्पर। सूद का मतलब होता है नरम बनाना किसी चीज़ को, है ना। और इम्पेटस का मतलब आप जानते हैं, मोटिवेशन, स्टिमुलस, पुश किसी चीज़ के लिए। अच्छा, इन वन गो का मतलब होता है एक ही झटके में या एक ही बार में।
नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल याद रखना, इनके बाद में सेम टाइप ऑफ वर्ड आते हैं। देखो नॉट ओनली के बाद में लैंड आया, बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आई सूद। टेम्पोरेरी एक एडवर्ब है, ये सूद से जुड़ी हुई है, इसका बट ऑल्सो से कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हायर देन एंटीसिपेटेड बॉयंसी इन टैक्स रिसीट्स हैज नज्ड द फाइनेंस मिनिस्टर इनटू रेजिंग द स्टेट्स मंथली शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। कह रहा है हायर देन एक्सपेक्टेड जो बॉयंसी आई है, एंटीसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, जिसकी सबको आशा थी, हायर देन का मतलब है ज़्यादा। कह रहा है आशा से भी ज़्यादा जो बॉयंसी आई है, बॉयंसी का मतलब क्या होता है, जिंदा दिली। इस वर्ड को नोट कर लेना, बॉयंसी मतलब लाइवलीनेस या जिंदा दिली, ठीक है। तो कह रहे जो जिंदा दिली आई है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, आशा से ज़्यादा, और किस में, हमारे टैक्स की रिसीट्स में, हमारे टैक्स की कमाई में। कह रहे इस जिंदा दिली ने, इस उछाल ने नज कर दिया है, पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को। और किस चीज़ में नज किया भाई, धक्का दिया है इनमें, रेज करने में, उठा देने में स्टेट्स के मंथली शेयर को, स्टेट्स के महीने के हिस्से को। और ये सैलरी किसकी है हर महीने की, वो है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस की। देखो याद है ना, टैक्स का पूल बनता है जीएसटी का, जिसमें से डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो स्टेट का जो मंथली शेयर है ना, उसका जो डिवाइजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, उसको रेज कर देने में नज कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। मजबूर हो गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेट्स का सारा पैसा उनको फटाफट उनको दे दे। अब देखो कहाँ से ये बढ़ाया गया इनका हिस्सा, फ्रॉम 48,000 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23 टू 58,332 करोड़ फॉर द अगस्त। तो 48,000 करोड़ था पहले क्वार्टर में, और ये आ गया पूरे अगस्त महीने के लिए। आगे बात समझ में, चलो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए, 48,000 करोड़ तो पूरे क्वार्टर में था, तो एक महीने का 16,000 करोड़ हो गया। लेकिन अगस्त में 58-60,000 करोड़ आ गया, मतलब 4 गुना टैक्स इनको मिल गया स्टेट्स वालों को। बॉयंसी की वो है हैज़ नज्ड, बॉयंसी का मतलब होता है उछाल या जिंदा दिली, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, नज का मतलब होता है किसी को पुश करना, किसी काम को करने के लिए। मिनिस्ट्री भी पुश हो गई है कि पैसा सबको दे दें। फ्रॉम और टू एक साथ आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, फ्रॉम 48 से टू 58। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड सरप्लस कैश बैलेंसेज विद द एक्सचेकर have created room to transfer 2 months due to states in one go। अब देखो ये तो बढ़ाया ही गया, लेकिन पैसा हाथों हाथ मिल भी गया। कह रहा है जो सरप्लस कैश के बैलेंस है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, कैश का बैलेंस आप जानते हैं। कह रहा है जो एक्स्ट्रा कैश पड़ी है, और किसके साथ में, एक्सचेकर के साथ में। एक्सचेकर क्या होता है, सरकारी खजाना यानी कि कॉफर्स। कह रहा है खजाने में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना, कैश पड़ी है, इसने क्रिएट कर दिया है रूम को, दायरे को। क्रिएट अ रूम मतलब क्रिएट सम दायरा, और किसके लिए, ये दायरा या स्कोप आ गया है, रूम आ गया है ट्रांसफ़र करने के लिए, दे देने के लिए 2 महीने के बकाया को, 2 मंथ्स की ड्यू को। और किनको, हमारे राज्यों को। और कैसे, वन गो, एक साथ में, इन वन गो। और ये सारा काम हुआ है, देखो कॉमा लगा के बता रहा है, ट्रांसलेटिंग इनटू अ सिग्निफिकेंट लम्प सम ऑफ नियरली 1.17 लाख करोड़। ये सारा काम हुआ है रिजल्ट इनटू होते हुए, ट्रांसलेट इनटू होते हुए, टर्न इनटू होते हुए एक बहुत ही बड़े लम्प सम में, बहुत ही बड़ी अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में, जो है 1 करोड़ 1 लाख 17 एक साथ जो है लाख करोड़ की, समझ गए ना, 1.25 लाख करोड़ की अमाउंट जो है स्टेट्स को मिल रही है एक ही साथ 2 महीने का पैसा। पूरी कहानी समझो तभी आगे बढ़ो, और ये बहुत आसान है। ये आर्टिकल पढ़ने में वैसे मुश्किल लगते हैं, एक बार घुस जाओगे ना तो मज़ा आएगा आपको। बैलेंसेस की वर्ब है हैव क्रिएटेड, एक्सचेकर मतलब सरकारी खजाना, ट्रांसलेट इनटू इसका मतलब होता है किसी चीज़ का किसी में कन्वर्ट हो जाना, इसलिए इसको रिजल्ट इनटू या टर्न इनटू भी बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम कर रहा है, कोमा के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जब बैलेंस को क्रिएट किया गया तभी वो ट्रांसलेट इनटू भी हो गए 1,17,000 करोड़ के पे आउट में स्टेट्स के लिए। समझे, आगे बढ़े। करेक्ट, वाइल द गवर्नमेंट हैड डन सिमिलर ट्रांसफर टू स्टेट्स डॉटेलिंग एंड रिमिटिंग 2 months ड्यूज टुगेदर लास्ट ईयर एज वेल। कह रहा है अब ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पिछले साल भी हो चुका है। कह रहा है जहां वाइल सरकार जो है कर चुकी थी इसी की प्रकार के ट्रांसफ़र को स्टेट्स के लिए, सरकार ये काम पहले भी कर चुकी थी पास्ट में। कब कर चुकी थी ये काम, सरकार ने किया था इन दोनों चीज़ों को करते हुए। पहला तो डॉटेलिंग करते हुए, दूसरा रेमिटिंग करते हुए। देखिए रेमिट करने का मतलब होता है डिपॉजिट करना, मैंने आपके खाते में पैसे डाले तो मैंने आपको रेमिट किया है ना, रेमिटेंस भेजी है। और डॉटेलिंग का मतलब होता है कंबाइन करना,
यूनाइट करना, जोड़ देना। जैसे एक महीने की सैलरी नहीं दी, फिर दूसरे महीने आपको 2 सैलरियाँ एक साथ दे दी, तो मैं डॉवटेल कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। तो कह रहे जहाँ सरकार ऐसा ही कुछ पैसा स्टेट्स को दे चुकी है, और कैसे दे चुकी है, कंबाइन करते हुए और डिपॉजिट करते हुए 2 महीने की ड्यूज़ को, बकाया को टुगेदर, यानी कि एक साथ या इन वन गो, लास्ट ईयर एज वेल, पिछले साल भी, लास्ट ईयर एज वेल। कह रहे जहाँ ऐसा हो चुका है वहीं पे अब देखो कोमा लाइक कह रहे द कॉन्टेक्स्ट इज ड्रामेटिकली डिफरेंट फॉर स्टेट्स इन दिस फिजिकल ईयर। कह रहे लेकिन इस बार जब ये हो रहा है ना, तो जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा अलग हैं हमारी स्टेट्स के लिए इस फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर के अंदर। तो पिछली बार वाले से इसको कंपेयर मत करना, तब उनके पास बड़ा पैसा था स्टेट्स के पास, इस बार स्टेट्स बड़ी गरीब हो चुकी हैं। अब जो पैसा मिल रहा है ना, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से इनको मिल रहा है। गवर्नमेंट की वर्ब है हैड डन, कॉन्टेक्स्ट की वर्ब है इज। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन या हालात। डाउटेलिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ देना। रिमिट का मतलब होता है जमा कर देना, डिपॉजिट कर देना। ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब सरकार ने ऐसा किया था तब इन दोनों कामों को भी साथ में कर रही थी। ड्रामेटिकली मतलब होता है एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में। फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च तक। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फोर, अब इसमें फ़र्क बताएगा दोनों के अंदर। कह रहा है फोर स्टार्टस। देखो इस फ्रेज का मतलब होता है अगर शुरू में बात की जाए तो, अगर शुरू में बात की जाए तो, जैसे आपसे मैंने कोई बात की, मैंने आपको बताया 5 कारण है इस चीज़ के, आपने बताया कि कौन कौन से कारण है, मैं बोलूँगा 4 स्टार्टस, सबसे पहला तो ये। ठीक है, तो 4 स्टार्टस मतलब सबसे पहला तो ये, या शुरू में बात की जाए तो। अच्छा क्या चीज़ भाई? कह रहे दे नो लॉन्गर हैव द फॉल बैक ऑप्शन ऑफ अश्योर्ड रेवेन्यूज फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन इन द 5 ईयर्स टिल जून 30। कह रहा है पहली बात तो ये है, इसलिए अलग हो गई ये बात क्योंकि ये जो दे है ना, दे का मतलब है स्टेट्स, हमारे राज्य है। कह रहा है इन स्टेट्स के पास अब बिल्कुल भी नहीं है, दे नो लॉन्गर हैव, नो लॉन्गर मतलब बिल्कुल भी नहीं। और क्या है? फॉल बैक ऑप्शन। फॉल बैक ऑप्शन को हिंदी सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं प्लान बी। ठीक है, जब आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो अब एक और प्लान बनाते हो ना, एडिशनल ऑल्टरनेटिव प्लान। तो स्टेट्स के पास में फॉल बैक ऑप्शन नहीं है, प्लान बी नहीं है। जो कौन सा प्लान है? भरोसे वाली, अश्योर्ड रेवेन्यू का, भरोसे वाली कमाई का, जो आती थी जीएसटी कंपनसेशन नाम की स्कीम से। और कहाँ पे आती थी? 5 साल आ रही थी, जून 30 से लेकर के इस साल की जून 30 तक। तो जीएसटी कंपनसेशन स्कीम जो है स्टेट्स के लिए बंद हो चुकी है। अब इस साल उनके नाम ये स्कीम नहीं पड़ी हुई, जो कह रहा है ये जून 22 के अंदर खत्म हो गई। आगे बात समझ में? तो पहला रीजन इसने बता दिया। दे की वर्ब है हैव, दे का मतलब है स्टेट्स, फॉल बैक ऑप्शन मतलब प्लान बी, जीएसटी कंपनसेशन एक स्कीम है। जीएसटी जब 2017 में लॉन्च किया गया था तो स्टेट्स को ये बोला गया था कि आपके टैक्स का हिस्सा तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको कुछ और हम एडिशनल पैसा देंगे, लेकिन 5 साल तक ही देंगे। तो जून 30 में वो 5 साल हो चुके हैं, अब वो एडिशनल पैसा स्टेट्स को मिलना बंद हो चुका है। आगे बढ़ो, दूसरा रीजन बताएगा। कह रहा है इवन फॉर द जीएसटी ड्यूज दैट accrued दिस ईयर द सेंटर फ्रंट लोडेड द रिलीज ऑफ अराउंड 87,000 करोड़ टू स्टेट्स फॉर अप्रैल एंड मई। कह रहा है दूसरा फर्क ये है कि यहाँ तक की जो जीएसटी ड्यूज थी जो अक्रू हुई थी, अक्रू का मतलब होता है आपके नाम इकट्ठा होना, आपको मिलना नहीं है, मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन आपके नाम इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे एफडी है, उसमें इंटरेस्ट है, हर महीने इकट्ठा होता जा रहा है, आपको मिलेगा कब? लास्ट में। कह रहा है इस यहाँ तक की जो जीएसटी ड्यूज जो इकट्ठा हो रही थी इस साल स्टेट्स के नाम पे, कह रहा है सेंटर ने फ्रंट लोड कर दिया उनको। फ्रंट लोड करने का मतलब होता है एक बड़े हिस्से को शुरुआत में ही दे देना। सेंटर ने फ्रंट लोड कर दिया, एक बड़ा सा हिस्सा सामने से दे दिया। और किस रिलीज का? जो रिलीज था 87,000 करोड़ का हमारी स्टेट्स के नाम, और ये था अप्रैल और मई के लिए, फॉर अप्रैल एंड मई। कह रहा है ऑल दो एक्रूवल्स इन द जीएसटी कंपनसेशन सेस अमाउंट टू या अकाउंट एट द टाइम वर जस्ट 25,000 करोड़। कह रहा है हालांकि जो एक्रूवल्स थे, जो इकट्ठा हुआ था माल जीएसटी कंपनसेशन के सेस के तौर पे, स्टेट के हिस्से के तौर पे, ठीक है, कंपनसेशन से सेस, कह रहा है उस टाइम जो अमाउंट था ना वो था लगभग सिर्फ 25,000 करोड़। अब ये सारा काम कैसे किया? वो 25 के सामने 87 दे दिया। ये कैसे किया? ये काम किया हमारी सेंटर ने डिप इनटू करते हुए, गोता लगाते हुए अपने खुद के खजाने में, कॉफर्स में, एक्सचेकर में। आगे बात समझ में? सेंटेंस बड़ा प्यारा है, लंबा है ना, वर्ड फॉर वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो ये हुआ
है ना। इस अक्रू जो आई 87,000 करोड़, इसके सामने 25 ही आने थे। सरकार ने बोला तुम 87 पकड़ो, तुम तो पैसा लो, बाद वाला भी तुम्हें एडवांस में दे रहे हैं, फ्रंट लोड करके दे रहे हैं तुम्हें, सामने से ज़्यादा सारा दे रहे हैं, एक बार खर्चा करो, तुम रोजगार को पैदा करो, बाकी जो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस साल इस तरीके से इनकी अलग वाली दिवाली है ना। दैट की वर्ब है अक्रूड, दैट आया ड्यूज के लिए। सेंटर की वर्ब है फ्रंट लोडेड। एक्रूअल्स की वर्ब है वर। एक्रूअल्स का मतलब होता है इकट्ठा होना। एक्रू मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो आपके नाम में इकट्ठी हो रही हो, आपको मिलेगी लास्ट में, जैसे एफडी का इंटरेस्ट होता है, एक्रू होता जाता है। कोफर्स मतलब एक्सचेकर, सरकारी ट्रेजरी, सरकारी खजाना। ओन एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा अपने पहले जो है पजेसिव लेगा। माई ओन, योर ओन, देयर ओन, अवर ओन, राम्स मोन ओन, है ना, मनीष इज ओन। तो जो हमेशा इसके आगे एक पजेसिव आपको लगाना पड़ेगा जिसका भी ओन बनाया है। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा विद अनदर 35,000 odd करोड़ of GST dues outstanding for June, the overall recompense for states from GST will be around 1.22 लाख करोड़। कह रहा के साथ ही और 35,000 करोड़ के 35,000 ओड करोड़, ओड यहाँ पे बताता है लगभग या अबाउट को। 35,000 ओड का मतलब है 35,000 के आसपास। 35,050 भी हो सकता है और 34,900 भी हो सकता है ना, समझ गए ना। तो कह रहा है और 35,000 के लमसम या आसपास अबाउट जो है करोड़ जो है जीएसटी की ड्यूज अभी भी बाकी हैं जून के लिए। अप्रैल मई का तो मिल गया, अभी जून का बाकी है। कह रहा है ये जो है ना, इसके साथ ही जो ओवरऑल जो भरपाई मिलेगी, रिकम्पेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा स्टेट्स के लिए जीएसटी से, वो होने वाला है लगभग 1,82,000 करोड़। अब ये क्या है, ये कोमल लगा बता रहा है। कह रहा है लेस देन हाफ ऑफ द 2.5 लाख ओड करोड़ इन 2021-22। ये आधे से भी कम है 2.5 लाख जो करोड़ आया था 2021-22 के अंदर। देखो 22-23 तो अभी पूरा हुआ नहीं, 22-23 तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी चल रहा है, 3-4 महीने हुए हैं। 4 महीने में ही पिछले साल जो मिला था ना, उसका आधे से लगभग आधा जो हमने स्टेट्स को दे दिया सेंटर ने। तो इस साल सेंटर से स्टेट को बहुत सारा पैसा जाने वाला है। बात समझ में आ रही है भाई। 4 महीने में 6 महीने का दे दिया पिछले साल के हिसाब से, तो 12 महीने में 18 महीने का जाएगा उनको, इतना ज़्यादा पैसा जाने वाला है। रिकम्पेंस की वो विल बी, रिकम्पेंस का मतलब होता है हर्जाना क्षतिपूर्ति, है ना। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। ओड का मतलब यही होता है कि लगभग, अबाउट भी बोल सकते हो, लमसम भी बोल सकते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ये आर्टिकल पढ़ने में थोड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन ये उनके लिए बोरिंग है जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती। जिनको समझ में आती है ना, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होता है ना। जीएसटी क्या है, कह रहा देयर इज अनदर अनसर्टेनिटी फेसिंग स्टेट्स। कह रहा है एक और अनसर्टेनिटी है, एक और अनिश्चितता है, सरदर्द है स्टेट्स को जो फेस कर रहा है। और कौन सा, कह रहा दैट हैज़ लेड टू एक्सट्रीमली टेंटेटिव बिहेवियर फ्रॉम देयर ट्रेजरीज। कह रहे ये वो अनसर्टेनिटी है जो लीड टू कर गई है हमारी स्टेट्स को, और कहाँ की तरफ, बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग बिहेवियर की तरफ। टेंटेटिव का मतलब होता है चेंजेबल, कभी कुछ कभी कैसा, कभी गुस्से में कभी नाराज, कभी दरिया दिल कभी कंजूस। कह रहा है एक बड़ा ही टेंटेटिव सा बिहेवियर जो है वहाँ तक ले गया है ये अनसर्टेनिटी। और ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, स्टेट की ट्रेजरी से, स्टेट के एक्सचेकर से, स्टेट के खजाने से। और कहाँ पे, इन रिसेंट ऑक्शंस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। हाल में जो ऑक्शन हुई है, जो नीलामी हुई है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, स्टेट जो है कुछ लोन्स लेती है आम पब्लिक से और उसके सामने कुछ गारंटीज देती है उनको कि 10 साल बाद इतने पैसे आपको वापस करेंगे और ये पैसा स्टेट की डेवलपमेंट में लगेगा। तो इस लोन के ऊपर है ना, स्टेट बड़ा चेंजेबल बिहेवियर दिखा रही है अनसर्टेनिटी की वजह से। अब ये क्या है स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये आगे बता रहा है। कह रहा है चेंजेस इन देयर नेट बोरविंग नॉर्म्स। ये बदलाव आए हैं चेंजेस के तौर पे उनके टोटल जो बोरविंग की नॉर्म्स हैं, बोरो करने की जो नियम है, कायदे हैं, उनके जो है कायदों को लेकर के। अब ये आगे डिटेल में बता देगा इस चीज़ में बदलाव कैसे कैसे है। बस यहाँ पे बता रहा है कि एक अनसर्टेनिटी हो रहा है जो स्टेट्स को परेशान कर रही है। अनसर्टेनिटी की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैज़ लेड टू, दैट आया है स्टेट्स के लिए, सॉरी अनसर्टेनिटी के लिए, वो सर्टेनिटी जो लीड टू कर गई है यहाँ पे। टेंटेटिव का मतलब होता है चेंजेबल, फिकल, कॉन्स्पिक्यूअस या फिर अनसेटलिंग हो, जो बहुत ज़्यादा बदलता हो। चलो आगे बता रहे, कह रहा है वाइल द सेंटर हैड पैक्ड स्टेट्स बोरविंग लिमिट एट 3.5% ऑफ देयर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कह रहे जहाँ सेंटर ने पैग किया था, पैग का मतलब होता है डिसाइड करना, किसी चीज़ को फिक्स कर देना, ऐसा समझ लो फिक्स कर देना। जहाँ सेंटर ने फिक्स किया था स्टेट्स की लोन लेने की लिमिट को, बोरो करने की लिमिट को, और कहाँ पे 3.5% उनकी टोटल जीडीपी के।
अगर गुजरात की जीडीपी 100 रुपये है तो गुजरात 3.5 रुपये से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता कहीं से भी। तो कह रहे हैं जहाँ सेंटर ने इस लिमिट को बनाया था वो किसके लिए, पिछले साल के लिए, फॉर द ईयर। हुआ क्या, हुआ ये, दिस सीलिंग इज टू बी पेड इन अकॉर्डेंस विद ऑफ बजट डेट रेज्ड बाय स्टेट सिंस 2021। कह रहे ये जो सीलिंग है, देखो सीलिंग या कैप दो वर्ड्स है इंग्लिश में। कैप का मतलब होता है टोपी, सीलिंग का मतलब होता है छत, लेकिन इन दोनों का एक और मीनिंग भी है, मैक्सिमम लिमिट। अगर आपने किसी चीज़ पे सीलिंग या कैप लगा दी ना तो आपने उसकी मैक्सिमम लिमिट को, टोपी को या छत को डिसाइड कर दिया है। टोपी के ऊपर सर नहीं जा सकता, छत के ऊपर घर नहीं जा सकता। आ रही है बात समझ में। तो कह रहे हैं लेकिन इस साल ये 3.5% नहीं रहेगा, ये सीलिंग जो है 3.5% की जो मैक्सिमम लिमिट है इसको पेयर किया जाएगा। पेयर का मतलब होता है काट छांट करना। अब देखो कैसे काट छांट होगी, ये होगी हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद, ये होगी अकॉर्डिंग टू या इन अकॉर्डेंस विद उस डेट के, उस कर्जे के जो ऑफ बजट है, जिसका किताबों में बजट की जिक्र नहीं है और जो रेज किया गया है हमारे राज्यों के द्वारा सन 2020-21 से। तो हमारे राज्य कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं, ऐसा कर्जा भी उठा रहे हैं जो बजट में कहीं जिसके बारे में लिखा नहीं होता, एकदम टेम्परेरी सी अरेंजमेंट में कर्जा उठा लिया, बस दे देंगे, है ना, थोड़े दिनों में। तो इस कर्जे को देखते हुए 3.5% की लिमिट अब और घट के 2.5 या 2 रह जाएगी। इसको पेयर यानी काट छांट किया जाएगा। आगे बात समझ में। सीलिंग की वर्ब है इज, टू बी पेड यहाँ पे बता रहा है किसी चीज़ का साथ जो है पैसिव इन्फिनिटिव है, इसको पेयर किया जाएगा, इसके साथ काट छांट होने वाली है। पेयर का मतलब भी होता है काट छांट करना। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसके ऊपर मैंने डाला तो था यार, आया नहीं समझ में। चलो इस पर लिखा नहीं मैंने, पेयर का मतलब होता है काटना, है ना, मैं यहाँ लिखना भूल गया। चलो आगे बढ़े। अब ये बताएगा ऑफ बजट डेट क्या है। कह रहा है इनिशियल सिग्नल्स दैट ऑल सच ऑफ द बुक्स loans will be deducted from this year's ceiling had a chilling effect too। कह रहे शुरुआती जो सिग्नल्स आए, जो जेस्चर आए, सिग्नल जेस्चर पता है ना, इशारा, शुरुआती इशारे ऐसे भी आए दैट वो ये कि सारे के सारे जो बजट से बाहर हैं, किताबों से बाहर हैं, ऑफ द बुक्स हैं, ऐसे वाले लोन्स जो स्टेट्स ने गुपचुप लिए हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। कह रहा है ये सारे लोन्स जो है ना डिडक्ट हो जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे इस साल की सीलिंग से, इस साल की मैक्सिमम लिमिट से। कह रहा है ये सिग्नल जो है ना, इनका भी एक चिलिंग इफेक्ट था, इनका भी एक डरा देने वाला, चिल कर देने वाला, जमा देने वाला इफेक्ट था। और कह रहा है कैसे, कह रहा है नोट इन द लीस्ट बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर डेटा ऑन द एक्सटेंड ऑफ सच बोरोइंग्स। कह रहा है नॉट इन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट का मतलब होता है स्पेशली, स्पेशली, ठीक है। कह रहे खास करके इसलिए, नॉट इन द लिस्ट बिकॉज, खास करके इसलिए, किस लिए भाई, जो पॉसिटी है, जो कमी है, जो स्कैरसिटी है, साफ साफ डेटा की इंफॉर्मेशन भी, और वो डेटा है उस एक्सटेंट पे, उस लेवल का जो है इन बोरोइंग्स का। अब ये किताबों में लिखा ही नहीं हुए लोन, स्टेट्स ने चुपचाप लिए हैं, अंबानी से, अडानी से, पब्लिक से ले लिए। तो जब इनके बारे में किताबों में लिखा नहीं गया है तो इनके बारे में पता भी नहीं है कि किस स्टेट ने कितना उठाया है, कोई क्लियर सा डेटा तो है नहीं। कह रहे खास करके इसलिए इस सिग्नल का बड़ा चिलिंग इफेक्ट था। महाराष्ट्र बोलेगा हमने तो 100 रुपये उठाए हैं, सेंटर बोलेगा आपने 2000 रुपये उठाए हैं हमारे हिसाब से, तो आपके 2000 रुपये के लोन इस साल आपको और नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना पूरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे आगे कह रहे कोमा लगा के, मेक इट डिफिकल्ट एंटिसिपेट द एक्चुअल सीलिंग। कह रहे ये चीज़ होगी, बना देगी इस चीज़ को डिफ़िकल्ट, और क्या, एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना एक्चुअल सीलिंग को, एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट को। और कौन सी लिमिट, दैट द सेंटर वुड डिटरमिन फॉर ईच स्टेट, जिसको सेंटर डिटरमिन करेगा, निर्धारित करेगा हर स्टेट के लिए। समझ गए ना, महाराष्ट्र वाले एग्जांपल से। सेंटर बोलेगा हमारे हिसाब से आपने 2000 करोड़ के लोन छुपा रखे हैं, महाराष्ट्र बोलेगा नहीं हमने 100 करोड़ के उठाए हैं, तो सेंटर बोलेगा हमारे हिसाब से तो 2000 ही है, इस साल का जो लोन मिलने वाला है उसमें से 2000 कम करके आपको दूंगा। तो इस तरह से काफ़ी झगड़े होने वाले हैं सेंटर स्टेट के बीच में। चलो जी, सिग्नल्स की वर्ब है हैड, लोन्स की वर्ब है विल बी डिडक्टेड। चिलिंग का मतलब होता है डराने वाला। इसके लिए एक वर्ड बताया था मैंने आपको, खून जमाने वाला, 4-5 दिन पहले आया था एक आर्टिकल में, खून जमा देने वाला। उसके लिए क्या वर्ड होता है इंग्लिश में ज़रूर से बताना, चिलिंग का सिनोनिम डालना कमेंट्स में, कितने लोगों को याद है खून जमा देने वाला। चलो, पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी, इसको स्कैरसिटी, दर्थ या स्कैंटीनेस भी बोलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा, बहुत ही प्यारा है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देखो इस एडिटर ने भी गलत किया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अच्छे इंग्लिश के जो जानकार लोग हैं इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 फ्रेजेस का, एक फ्रेज है नॉट द लीस्ट और एक फ्रेज है नॉट इन द लीस्ट। ठीक है, इनफैक्ट पहले वाले में द भी नहीं लगाया जाता, इसको आप नॉट लीस्ट ही मानो, द को भी निकाल दो।
तो ये दोनों अलग अलग फ्रेज हैं, नॉट लीस्ट और नॉट इन द लीस्ट। इसमें इन आ भी सकता है और ना भी लगाओ, एक ही बात है, ठीक है, नॉट द लीस्ट या नॉट इन द लिस्ट। इन दोनों में फ़र्क ये है, पहले वाले का मीनिंग है सर नॉट लिस्ट का खास करके स्पेशली नोटिसेबली, है ना, और दूसरे वाले का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। समझ रहे हो, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। द वर्ड इज नॉट इन द लिस्ट या द वर्ड इज नॉट एट ऑल सरप्राइज एट द फेट ऑफ श्रीलंका। दुनिया बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है फेट पे, नसीब पे श्रीलंका के। जो श्रीलंका के साथ हो रहा है सबको पता था उसके साथ होने वाला है। तो यहाँ पे नॉट इन द लिस्ट का मतलब है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इस इन को मैं निकाल भी सकता हूँ, नॉट द लिस्ट भी लिख सकता हूँ, है ना, और इनके साथ भी लिख सकता हूँ। लेकिन दूसरा देखो, द मूवी स्पेशली इट्स स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। ये जो मूवी थी खास करके जो उसकी कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ पे स्पेशली के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ नॉट लिस्ट को, ठीक है, मैं क्या यूज़ करूँगा, नॉट लिस्ट को, और ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो गलती क्या हुई है, इसने साहब ने नॉट लिस्ट की जगह पे नॉट इन द लिस्ट यूज़ कर दिया आज। देखो चिलिंग इफेक्ट था, खास करके इसलिए, स्पेशली बिकॉज, खास करके इसलिए, स्पेशली बिकॉज। स्पेशली के लिए क्या लगा के आए हैं साहब, ये स्पेशली के लिए लगा रहे हैं नॉट इन द लिस्ट, नॉट एट ऑल का मीनिंग यहाँ पे निकल आया। समझ गया, तो गलती आपको नहीं करनी है, दोनों अलग फ्रेज हैं, इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। फिर कई बार ये रिपीट होंगे, वहाँ पे आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। चीज़ें नहीं सीखते हो ना, दिमाग में बिठाने की कोशिश क्या करो, बाकी रिपीट करवाना मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ ईज्ड अप ऑन दिस फ्रंट एज वेल। कह रहे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईज अप किया है। ईज अप करना मतलब नरमाई बरतना। इसने ईजिंग दिखाई है, रिलैक्सेशन दिखाया है, इस फ्रंट पे भी, इस मोर्चे पे भी। और कैसे दिखाया है, क्लैरिफाइंग दैट ओनली देयर ऑफ बजट दैट फ्रॉम 2021-22 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सीलिंग। इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए कि उनका वही ऑफ बजट डेट जो है, वही ऑफ बजट लोन जो है जो 2021-22 में आया था, उसी को ही एडजस्ट किया जाएगा इनकी इस सीलिंग के सामने, मैक्सिमम लिमिट के सामने 3.5% की। कह रहा एंड दैट टू इन अ स्टैगर्ड मैनर, और वो भी किया जाएगा एक स्टैगर्ड मैनर में, एक डिस्ट्रीब्यूटेड या अरेंज्ड मैनर में। एक साथ नहीं होगा, पहले 10%, फिर 20%, फिर 10%। और ये होगा कब, बिटवीन दिस ईयर एंड 2025-26, इस साल और 25-26 के बीच में। तो इसने ये बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 22-23 में जो गलत काम तुमने किए हैं ये तो हम 10 साल बाद पूछेंगे। हमने तो 21-22 में जो देखा ना, उसी का ही तुमसे जो है गलत कामों का लोन जो है तुमसे कटवाएंगे, है ना, तुम्हारी सीलिंग में से माइनस करवाएंगे। और वो भी इस साल नहीं करवाएंगे, 5 सालों के अंदर 10-20% करके करवाएंगे। तो आप परेशान मत हो। मिनिस्ट्री की वर्ब हैज़ ईज्ड अप, क्लैरिफाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इन्होंने नरमाई बरती तब इन्होंने ऐसे क्लैरिफाई भी किया। डेट की वर्ब है विल बी एडजस्टेड। कह रहे द नॉर्म्स फॉर ₹1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन्स offered to states for discretionary projects this year could also be reviewed to help it gain greater traction। कह रहा अब एक और स्कीम थी सेंटर की इसी के साथ में। वो स्कीम क्या थी, कह रहा जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं 1 लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन के, ये एक स्कीम है सरकार की स्टेट्स के लिए। कह रहे जो नॉर्म्स है ना स्टेट्स की स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ की इंटरेस्ट फ्री लोन्स की, कह रहे जो ऑफर की गई थी हमारे राज्यों को, कह रहा है और किसके लिए, डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेट्स अपने विवेक पे करना चाहती हैं, अपनी बुद्धिमानी से। स्टेट्स को लगता है यहाँ हाईवे बनाना है तो बना देंगी, किसी से कुछ पूछना नहीं है। कह रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, कह रहा है इस साल, दिस ईयर, इनको भी रिव्यू किया जा सकता है, इन पे भी पुनर्विचार किया जा सकता है। और क्यों, ताकि हेल्प किया जाए इस स्कीम को, इन लोन्स को, और किसमें, गेन करने में, ज़्यादा ट्रैक्शन को पाने में, ज़्यादा सपोर्ट को, इनको ज़्यादा सपोर्ट मिले। और किसके साथ में, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये लोन अक्सर लिए नहीं, इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा, ज़्यादा पॉपुलर ये है नहीं। तो सरकार इस स्कीम को और अच्छा बनाएगी ताकि सारी स्टेट्स 1-1 लाख करोड़ रुपए अपना उठा के कुछ काम करें। चलो, नॉर्म्स की वर्ब है कुड ऑल्सो बी रिव्यूड, पैसिव वॉइस में फ्यूचर के अंदर। कुड यहाँ पे फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। फ्यूचर को माइट में, कुड, वुड सबसे बताया जाता है ना, बेसिक्स में आप सीख चुके हो। गेन ट्रैक्शन का मतलब है सपोर्ट पाना किसी चीज़ के लिए। डिस्क्रिशनरी मतलब जो आपकी प्रूडेंस, आपकी जजमेंट, आपके विवेक के ऊपर आधारित हो, आपके हिसाब से जो आपको सही लगता हो वो डिस्क्रिशनरी होता है। कह रहे टेकन टुगेदर दीज स्टेप्स शुड हेल्प स्टेट्स विच एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट ड्विंडलिंग रेवेन्यूज एट द रीसेंट नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीट। कह रहे अगर सबको साथ में कर दें, वो 1,22,000 करोड़ ऊपर, फिर 1 लाख करोड़, ये सबको अगर जोड़ दें, तो कह रहे ये सारे स्टेप्स है ना, इनको मदद करना चाहिए हमारे राज्यों को। और कौन से राज्य हैं, ये वो राज्य हैं कुछ एक गिने चुने जिन्होंने एक्सप्रेस किया था अपनी चिंताओं को, कंसर्न्स को।
और किस बारे में? ड्विंडल होते हुए रेवेन्यूज़ के बारे में, कम होती हुई इनकी कमाई के बारे में। और कहाँ पे किया था? एक रिसेंट नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीट में। कुछ स्टेट्स ने बोला है ना, जैसे पंजाब ने बोला है, साउथ में तमिलनाडु ने बोला है, तो इन स्टेट्स को जब ये सब चीज़ें जोड़ देंगे ना, तो ये स्टेप्स जो है इनको मदद करेंगे। अब देखो किस में मदद करेंगे, ये पूरा क्लोज आया स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है मदद करेंगे बैक द एफर्ट टू रेव अप द इकोनॉमी विद द कैपेक्स स्प्री। ये मदद करेंगे बैक करने में, सपोर्ट करने में उस एफर्ट को, उस कोशिश को जो है रेव अप करने की, स्केल अप या लेवल अप करने की, थोड़ा सा ऊपर लाने की। और किसको? हमारी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को। और कैसे? केपेक्स में स्प्री के साथ में। केपेक्स स्प्री क्या होता है? देखिए, केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार करती है सड़कों पे, ब्रिजेस पे, हाईवेज पे, जिससे रोजगार मिलता है लोगों को, है ना, इनकम होती है। और स्प्री का मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना। जैसे ईटिंग स्प्री, खाए जा रहे हो, शॉपिंग स्प्री, शॉपिंग किए जा रहे हो, टीवी की स्प्री कर दी आपने, है ना, वेब सीरीज देखे जा रहे हो। तो सरकार अब केपेक्स स्प्री में लगी है 2 सालों से, लगातार पैसा खर्च रही है ताकि जो है इकोनॉमी को कोरोना से बाहर निकाला जा सके। तो इन सब कामों में, रेव अप करने के काम में बड़ा फायदा मिलेगा इन सारी स्टेट्स को जो अभी थोड़ी सी परेशान चल रही हैं। स्टेप्स की वर्ब है शुड हेल्प, विच की वर्ब एक्सप्रेस्ड, विच आया स्टेट्स के लिए, ड्विंडलिंग मतलब कम होते हुए, रेवेन्यू मतलब इनकी कमाई। अच्छा, रेव अप करना मतलब किसी चीज़ को तेज करना। स्प्री का मतलब आप समझ चुके हो, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है फ्रिक्शन पॉइंट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स विल परसिस्ट विद फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटीज, कोमा। कह रहा है फ्रिक्शन के जो पॉइंट्स हैं, झगड़े के जो, घर्षण के जो पॉइंट्स हैं, मतभेद के जो बिंदु हैं, और किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कह रहा है ये बने रहेंगे, परसिस्ट करेंगे। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, किसी चीज़ का जारी रहना, बने रहना। और कैसे? बदलती हुई, फ्लक्चुएट करती हुई इंटेंसिटी यानी तीव्रता के साथ। आज बड़ा फ्रिक्शन रहेगा, कल कम रहेगा, तो इंटेंसिटी तो चेंज होती रहेगी और फ्रिक्शन भी नोक-झोंक चलती रहेगी। कह रहा फिर भी, कह रहा बट अ राइजिंग इकोनॉमिक टाइड विल ईज कंस्ट्रेंट्स फॉर बोथ। एक बढ़ता हुआ जो इकोनॉमिक टाइड है, एक उठता हुआ जो आर्थिक विकास का जो लहर है ना, ये ईज करेगा, नरम बनाएगा उन पाबंदियों को, कंस्ट्रेंट्स को, दोनों के लिए। सबके पास अपनी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, सेंटर के पास भी पैसा नहीं है, स्टेट्स भी चाहती हैं पैसा ज़्यादा मिले, तो ये कंस्ट्रेंट्स अपने आप ही कम हो जाएंगी अगर देश पैसा कमाएगा। इकोनॉमिक टाइड पे सवार हो जाएगा पूरा देश। समझ में आ गया? पॉइंट्स की वर्ब है विल परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब है जारी रहना, टाइड की वर्ब है विल ईज, कंस्ट्रेंट्स मतलब आपकी लिमिटेशंस, आपकी पाबंदियाँ या स्ट्रेंट्स। चलिए, आर्टिकल बोरिंग था मैं जानता हूँ, लेकिन पढ़ना अगर आपने सीख लिया ना, ये आर्टिकल 5 मिनट की रीड है, सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए आपको पढ़ने में। तो बोरिंग चीज़ भी पढ़ना अगर आता हो तो तेज़ी से पढ़ते जाओ, है ना। पेपर में आपको ऐसा आर्टिकल मिले, आप 2, 4, 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन इनके करो और साइड में इनको रख दो। इनको पढ़ना बहुत आसान होता है। अपने क्विज पे आ जाओ फटाफट से, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी को क्या बोलते हैं? बिना ऑप्शन के इसको करना है। 2 आंसर हैं इसके, आप कम से कम 1 आंसर भी डाल दो, बहुत है, ठीक है, 4th के अंदर। 3rd में आपसे पूछा है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सूटेबल हो, जो ज़रूरत हो किसी वक्त पे किसी चीज़ की, है ना, समझ रहे हो ना, जिस चीज़ की व्यवहारिकता के तौर पे ज़रूरत हो, सूटेबल हो, उसको क्या बोलते हैं? तो सही वर्ड को आपको निकालना है यहाँ पे। 2nd ने पूछा है सर्कमस्पेक्ट का सिनोनिम क्या है? सर्कमस्पेक्ट आप देख चुके हो, स्पेक्ट मतलब देखना, सर्कम मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ देखने वाला क्या कहलाता है? वहीं से वर्ड निकला हुआ है सर्कमस्पेक्ट। और फर्स्ट में आपसे पूछा है नॉट द लीस्ट, नॉट लीस्ट, नॉट इन द लीस्ट या स्पेशल, इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे लग सकता है? आ रही है बात समझ में? तो ये तीनों चारों वर्ड मैंने आपको करवाए हुए हैं, चेक करके लगाओ सही वर्ड को यहाँ पे। 5 चारों के आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, हिंट्स के साथ में जाके चेक करो। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, कोर्सेज अवेलेबल हैं वेब पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम से पहले कोर्स लिया करो, 4-6 महीने का टाइम अपनी प्रिपरेशन को दिया करो। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।